अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का टॉपिक है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल है। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर बिजनेस का या आपके अकाउंटिंग पेपर्स का स्टार्ट ही नहीं होता। अगर किसी बिजनेस को भी लेके चलते हैं तो ये चीज़ें तो कोई भी बिजनेसमैन हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखता ही है, चाहे वो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम रखे या फिर वो अपने जो एक लेजर्स होते हैं ना, मैनुअल लेजर्स, वो करें। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स भी जाके देखेंगे आप, चाहे वो आप सैप की बात करें या कोई भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, तो ये सबसे क्रिटिकल चीज़ होती है। ये हेड ऑफ अकाउंट्स, ये हेडिंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है किसी भी बिजनेस के रिस्क को ख़त्म करने के लिए। और उसके लिए हम पढ़ेंगे आज सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब ये हो गया कि आपको जो ऊपर आपने सेल्स डिफाइन की है, जो आपने सेल्स की फिगर लिखी है, वो ड्राइव कैसे हुई है, किस तरीके से आपने उसके अंदर प्रॉफिट्स इंक्लूड किए, किस तरीके से आपने अपने एक्सपेंसेस को और परचेजेस को रखा है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। इसके तीन एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स के। दोस्तों ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी जगह पर फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं, मैनेजर फाइनेंस हैं, इवन सीएफओ लेवल पे भी इस चीज़ को बहुत कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है सर इसमें, रॉ मटेरियल कंज्यूम। दूसरा होता है कि आपने कितनी डायरेक्ट लेवल लगाई है। और तीसरी चीज़ होती है कि आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप लोग दूसरा नाम देते हैं जो आपके बुक्स में भी होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये तीन चीज़ें जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट ये कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, ये कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर निकालती है। इसमें से अगर आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ WIP वर्क इन प्रोसेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ WIP माइनस करते हैं, सही है दोस्तों। उसके बाद जो फिगर निकल के आती है, उसके बाद जो आती है, उसके मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड माइनस करते हैं। इन सब के बाद जो फिगर आती है वो आपकी आती है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना कि यहाँ पे जो IFRS या IS लगता है, उसका नाम भी मैं आपको बता दूँ, IS। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर बात आती है कि इन्वेंट्री को आप किस तरीके से अपने आप अपनी बुक्स में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में किस तरह आता है। तो हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग में आप देखेंगे बहुत सारी किताबों में प्रोडक्ट इन्वेंट्री सिस्टम होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। तो यहाँ पे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है, हम उस चीज़ की बात करेंगे। दो तरीके होते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और वेटेड एवरेज। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज़ ये आ रही होगी सर, बहुत सारे पुराने और भी मेथड से ना आए। जी मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा। एक था लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना, और दूसरे भी मेथड से, बट IS 2 ने सिर्फ इन दोनों को रखा है। अच्छा, अब बात ये आती है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बेहतर क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो होती हैं वेटेड एवरेज को ही प्रेफरेंस दे रही होती है, क्योंकि सिस्टम में चीज़ों को इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर लगे होता है, वो वेटेड एवरेज से फौरन आपकी कॉस्ट निकाल के बता सकते हैं कि आपको कितने का आपने जो सेल की है वो किस तरीके से आपने डिफाइन की है। तो ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को वैल्यूएट करने के लिए। अच्छा, ये जो चीज़ IS 2 है, ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होता है, आपके पास रॉ मटेरियल के ऊपर और आपके क्या नाम है, ये जो दो आपके पास है ना, वर्क इन प्रोसेस और ये फिनिश, इनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। डायरेक्ट लेबर में बेसिकली डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जिसमें कोई, अब आप पूछेंगे सवाल कि इसमें क्यों नहीं एप्लीकेबल होते, क्योंकि ये वो खर्चे होते हैं जो कि वन टाइम होके एक प्रोडक्ट पे, आपके मेन प्रोडक्ट पे लग के ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरीके से इनकी इन्वेंट्री नहीं कैरी की जाती है। कुछ लोग बिल्कुल कहेंगे ऐसा नहीं सर, हमने बहुत सारे अकाउंट्स देखे जिसमें स्टोर्स एंड स्पेयर्स की हम लोगों ने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की है। बिल्कुल की होगी, या तो आप उसको फिनिश गुड में भी कंसीडर करवा सकते हो, या अगर वो आपके प्लांट एंड मशीन आपके प्रोडक्ट का पार्ट है, इंसिलरी पार्ट है, तो आप उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कंसीडर करके उसका भी आप क्या चीज़ निकालोगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम।
स्टोरेज एंड स्पेस कंज्यूम। तो ये चीज़ आपको मैंने थोड़ी सी डिस्क्राइब की इस चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो होता है प्लांट एंड मशीन जो उस फैक्ट्री में लगी होती है उसकी डेप्रिसिएशन, उसकी बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, वो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनती है। तो यहाँ पे आपके पास IS 16 एप्लीकेबल है क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के ऊपर बात कर रहा होता है कि इसकी कॉस्ट कैसे रिलायबली मेजर करते हैं, किस तरीके से उसको डेप्रिशिएट किया जाता है। तो ये एक चीज़ है। आज सबसे पहले इंपॉर्टेंटली पढ़ना ही चाहिए कि इसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम और ये सारी चीज़ें किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होती है। तो हम सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम को पढ़ते हैं। नहीं बेटा, दोस्तों मान के चलो कि आपके पास पहले से रॉ मटेरियल मौजूद है या आपके पास मौजूद नहीं है। मैं सपोज करता हूँ 0 है। अगर आप फर्स्ट टाइम और आपका बिजनेस इनकॉर्पोरेट हुआ फर्स्ट टाइम तो आपका ओपनिंग बैलेंस 0 होगा, और अगर होगा भी उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। आपने परचेजेस की हैं, आप परचेजेस में क्या एंट्री पास करते हैं। अच्छा, परचेजेस दो तरह की होती है, एक होती है लोकल, बहुत सारे लोग जो होते हैं जो प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्ट भी करते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि इसकी कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आप आसानी से ड्राइव कर सकेंगे। परचेजेस है ना सर आपका, चाहे इम्पोर्ट है चाहे लोकल है, वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारी पेमेंट्स एक्सक्लूड कर दें जिनका आपको रिफंड मिल सकता है, फॉर एग्जांपल, या जिनके पैसे आपको वापस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स ऐसी चीज़ है जो कि आप अपने सेल्स टैक्स के रिटर्न्स के अंदर उसको क्लेम कर लेते हैं। सेल्स टैक्स के रिटर्न्स में जो पैसे आपने दिए होते हैं वो क्लेम हो जाते हैं ना, उसको इसका पार्ट नहीं बना। उसके अलावा जितनी चीज़ें आपके पास हैं, जितनी कॉस्ट आपके पास लग रही है, जितनी कॉस्ट इनकर्ड हो रही है, तो in order to use that raw material for your production purpose, तो उसको आप इंक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स की रॉ मटेरियल परचेज की प्राइस। तो मान के चलिए कि आपके पास आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी। मैं अब यहाँ पे फिगर्स में लिख देता हूँ ताकि आसानी हो जाएगी। यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरे पास 0 बैलेंस, सही है, मेरे पास नया स्टार्टर है, मेरे पास 100 रुपये की चीज़ मैंने खरीदी। उसमें से मैंने मिसाल लेके देता हूँ, मैं उसमें से मैंने 60 रुपीज़ का अभी तक कंज्यूम नहीं किया। यानी कि ये जो 60 रुपये है ना क्लोजिंग बैलेंस में जो पड़े हुए हैं, इनको अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आगे स्टेज पे नहीं लेके गया, नेक्स्ट स्टेज पे नहीं लेके गया। जब मैं नेक्स्ट स्टेज पे नहीं लेके गया तो उसकी प्रोसेसिंग अगले साल होगी, नेक्स्ट ईयर होगी सर। तो मैंने इसको बोला हाँ नेक्स्ट ईयर तो होगी, लेकिन ये मेरा एसेट तो है ना, मैं उसको यूज तो करूँगा, तो ये मेरा बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा सर। और जो चीज़ मैंने परचेज कर ली है, मेरे पीएल का पार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होगा, क्योंकि मैंने खर्चा तो कर लिया ना, यूटिलाइज नहीं किया मैंने फिर। तो मेरे पास मैं यही बोला कि मैंने अपने प्रोडक्ट में क्या नाम है, कहने का मकसद है कि अपने सेल करने के लिए कि मैंने कितना यूज़ किया है, 40। मैंने 40 का कंज्यूम किया। ये 40 का भी हमारे पास पीएनएल में इफेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे पीएनएल इफेक्ट था, आपने यहाँ भी पीएनएल इफेक्ट था, दो दफा पीएनएल इफेक्ट होगा। ऐसा बात नहीं है कि मैं 100 रुपये पीएनएल में लेके जा रहा हूँ, तो मैं 60 रुपये में बैलेंस शीट में भी तो लेके जा रहा हूँ, 60 रुपये में अपने 60 रुपीज़ में बैलेंस शीट में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो कंज्यूम निकला है अभी इस पूरे प्रोसेस, अच्छा ये जो मैंने चीज़ बताई ना कि आपको कि नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, इस प्रोसेस का नाम होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग के सिलेबस का एक पार्ट है। अच्छा, आपने बोला कि मैंने इतना खरीदा है, इतना नहीं खरीदा, मैं 40 रुपये कंज्यूम किया, तो 40 रुपये का जो कंज्यूम की ये कॉस्ट का पार्ट है, इसमें प्रॉफिट
प्रॉफिट शामिल नहीं, तभी किसका पार्ट बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनता है। सही है दोस्तों। तो आईएस अब बात आती है कि सर ये जो आपने 60 रुपीज़ कंज्यूम कराए आईएस 2 के हिसाब से, ये किस तरीके से कराएं, वेटेड एवरेज कॉस्ट की चीज़ें कैसे चलती हैं, मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। मान के चलो कि 1 जनवरी 2024 आपने 10 क्वांटिटी खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया आपके पास, 100 रुपये हो गया। ये क्वांटिटी ये प्राइस है और ये टोटल मतलब इसका सम। 10 तारीख को भी आपने एक और परचेज की सिमिलर अमाउंट 10 10 100, तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आ गई सर, 20 रुपये की क्वांटिटी है और 200 रुपये का आपके पास, 200 रुपये का आपके पास टोटल पे आपने टोटल आपके पास स्टॉक कितना पड़ा है, 15 को आपने सेल कर मान के चले 5 रुपये। अब ये फिगर निकालना है 15 रुपये, कैसे निकालेंगे सर, ये चीज़ है। आप ये बोलेंगे कि मैंने जो सेल किया है, ये जो मेरा प्राइस आ रही है 10 रुपये के हिसाब से ये होगी, इसी में से निकालिए ना दोस्त। तो वेटेड कैपिटल कॉस्ट इसी का लूँगा ना मैं, तो मेरे पास कितना आ गया, 50 रुपये आ गया, ये मेरी माइनस कर दूँगा, मैं वेटेड से। यानी कि ये क्वांटिटी मेरे पास एक्सिस्ट है कब, 15/1/2024 को। अभी मैं अकाउंट्स क्लोज नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक आपको ये सिस्टम बता रहा हूँ। तो 15/1 को मेरे पास क्वांटिटी कितनी रह गई, 200। ये मेरे बैलेंस शीट का पार्ट है। अगर आपको समझ में नहीं आता मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा, आप परेशान बिल्कुल नहीं लीजिएगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। आपके पास इस वक्त प्राइस कितनी है, 10 रुपये की प्राइस है। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 10 रुपये की प्राइस आ रही है आपके पास, वेटेड एवरेज निकालेंगे 10,000 आपने 5 से ली। अब इस 5 के अंदर कॉस्ट क्या आएगी, इसे 5 में कॉस्ट क्या आएगी आपके पास, 10 रुपये आएगी आपके पास। क्यों, क्योंकि आप इस रेट को ही लेके चलोगे। क्लियर, आपके पास ये है वेटेड एवरेज, इसे वेटेड एवरेज कहता है। अब मैं आपको फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट सिखाता हूँ। थोड़ा सा चेंज है, मजा आएगा। 1 जनवरी 2024 को आपने 10 यूनिट लिए, 50 रुपये के लिया, आपके पास कितना आ गया, 50 रुपये आ गए, ठीक है। उसके बाद आपने 10/1 को दोबारा परचेज की 5 यूनिट 10 रुपये के हिसाब से, हो गया आपके पास कितना, 50 रुपये आ गया, 100 हो गया आपके पास। क्वान्टिटी कितनी होगी, 15 होगी। 15/1 को आपने सेल किए 5 यूनिट, आपने 5 यूनिट सेल किए, तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट कहता है कि पहले ये वाला उठाओ। तो मैं 5 रुपये को यहाँ से 25 रुपये कर दूँ, 5 रुपये कर दूँगा, तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना 25 आ गया, तो मैं 75। मेरा क्वान्टिटी कितनी बच गई, 10 की क्वान्टिटी और 75 का मेरा प्राइस आ गया। सही है दोस्तों, तो आपके पास ये क्वान्टिटी भी आ गई, मुझे प्राइस भी आ गया, टोटल कॉस्ट भी आ गया। तो आप समझे कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से चल रहा होता है। इसमें अगर आप डिटेल में जाएंगे, आप इसकी कॉस्ट को ड्राइव कैसे किया जाता है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया कि इसमें से वो सारी कॉस्ट हटा देना जो कि रिफंडेबल होती है किसी भी तरीके से। ये मैं नहीं कह रहा, IAS 2 ही कह रहा है, जिसमें वो कहता है कि कॉस्ट के ऊपर कोई बात होती है। तो ये मैकेनिज्म है इस सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम का। इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे और टेक्निक्स और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन होती है, जिसके बारे में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये इसका मैकेनिज्म चलता किस तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना इसके जो बाकी एलिमेंट है ना, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके ऊपर भी बात करेंगे ताकि आपको मजा। मैंने वो इंट्रो तो दे दी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह और इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका फिर कह रहा हूँ आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये कोई मस्ती मजाक वाली चीज़ें नहीं है, ये कोई मस्ती मजाक वाली चीज़ें नहीं है। जितनी बड़ी सी बड़ी लिस्टेड कंपनीज भी उठाएंगे, जितनी सी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इन्वेंट्री का सबसे मुश्किल तरीन काम ये होता है इन्वेंट्री को वैल्यूएट कैसे करना है। आप इम्तियाज़ की मिसाल लें, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ।
कैश का स्टॉक टेकिंग करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। क्यों? नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं और विदाउट सिस्टम आप मैनुअली कर नहीं सकते। आपने अक्सर देखा होगा वहाँ पे बारकोड लगा होता है जिसको स्कैन कर रहा होता है, तो उसके पीछे जो वर्किंग चल रही होती है ना वो या तो वेटेड एवरेज की चल रही होती है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की चल रही होती है। जिनके यहाँ पे रॉ मटेरियल से एक नई चीज़ बनती है वहाँ पे वेटेड एवरेज का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, और जहाँ पे फिनिश गुड्स को आया फिनिश गुड और फिनिश गुड ही सेल हो गया, आया फिनिश गुड ही सेल हो गया, तो वहाँ पे लोग कोशिश करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगाएं, क्योंकि पेरिशेबल आइटम होता है। आपने पहला माल पहले लगा के भेज दिया कि बंच में आया पहला निकाल दिया। तो देखिए दोस्तों ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ये सिर्फ किससे कहानियों की बातें नहीं, आप इसको या सिर्फ ये वो चीज़ नहीं कि एग्जाम में इतना आसान सवाल आ गया और आपने पास आउट कर आप आगे चले गए। जब पास आउट करके जाओगे ऐसी इतनी टेक्निकल चीज़ें मिलेंगी ना, आपको सिस्टम को इनलाइन करके आपको चलना पड़ेगा, तो आप खुद बोलोगे पेपर पास करना एक बहुत अलग चीज़ है और प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को मस्ती मजाक बिल्कुल भी नहीं समझिएगा, ये तफरीह की चीज़ें नहीं है, ये सीखने का एलिमेंट है। मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोई भी क्यूरी होती है तो मुझसे आप डायरेक्टली